यहाँ पे प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में इसके अंदर दो प्रोसेस होते हैं, तो रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज है और दूसरा क्या होता है कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर आ गए हैं तो उनको भी डिस्ट्रॉय करना है, डिस्ट्रॉइंग ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, पानी के अंदर यही दो इम्प्यूरिटी होती है, एक तो कोई सस्पेंडेड पार्टिकल आ गया तो उसको निकालना है, दूसरा बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं उसको निकालना है। अब इसे निकालने के लिए हमारे पास तरीका क्या है? इसे निकालने के लिए जो पहला वाला तरीका है, पहला जो है सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज है, उसके लिए हम एलम यूज करते हैं। एलम मतलब फिटकरी। एलम के थ्रू जो है कि सस्पेंडेड पार्टिकल्स को निकालते हैं, कोएगुलेशन करते हैं और फिर उसके बाद फिल्ट्रेशन करते हैं। तो पहले हो जाएगा यहाँ पे सस्पेंडेड impurities can be removed by coagulation through alum and then followed by filtration, पहला काम क्या करते हैं कि जो फिटकरी होती है पानी के अंदर डाल देते हैं। फिटकरी पानी के अंदर डालने पर क्या होगा कि जो इम्प्योरिटी है वो इम्प्योरिटी सारी की सारी जो है कि फिटकरी के ऊपर आकर के इकट्ठा हो जाएगी, जो हमारा एलम है उसके ऊपर आके कोएगुलेट कर जाएगी। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसको हम फिल्टर कर लेंगे आराम से और वो सारे का सारा जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है वो रिमूव हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हमें यस ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो जो ये साल्ट पार्ट जो हमारा एलम होता है वो डबल साल्ट होता है। जब पानी के अंदर डालते हैं तो जो इम्प्योरिटी जो होती है वाटर के अंदर, एक तरह का कोलाइडल पार्टिकल होता है और वो चार्ज पार्टिकल होता है। तो जो चार्ज पार्टिकल होते हैं उसको क्या करता है एलम, अट्रैक्ट कर लेता है। मतलब वो भी उसके अंदर भी चार्ज पार्टिकल है, तो अपोजिट पार्टिकल एक दूसरे को क्या करते हैं, इकट्ठा जो अट्रैक्ट कर लेते हैं और इसकी वजह से सारी इम्प्योरिटी क्या होती है, एक जगह कोआगुलेट होकर के इकट्ठा हो जाती है। फिर उसे हम फिल्टर कर लेते हैं। आई बात समझ में? जो हमारा एलम होता है वो डबल साल्ट होता है, डबल साल्ट। और साल्ट में जानते हो कि क्या होता है, अपोजिट आयंस होते हैं और वो अपोजिट आयंस जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जो इम्प्योरिटी उसके अंदर है उस इम्प्योरिटी को क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा और सारी की सारी इम्प्योरिटी एक जगह आकर के कोएगुलेट हो जाएगी और इस तरह से उसको हम सेपरेट कर लेंगे। आई बात समझ में? चलो ठीक है। इसके बाद हमारा जो सेकेंड पोर्शन है यहाँ पे, डिस्ट्रॉइंग बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत तरीके हैं। एक तो हमारे जो सन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स like bacteria can be removed by, कैसे कैसे हम इसको रिमूव कर सकते हैं? एक तो थ्रू द सनलाइट, पहला है सनलाइट। सनलाइट में हम लोग जानते हैं कि रेडिएशंस होते हैं, वो रेडिएशंस बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है सेकेंड, बॉइलिंग।
अगर बॉइलिंग कर दें तो भी बैक्टीरिया किल हो सकती है। थर्ड हमारा है इसमें क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन, ठीक है। क्लोरीन अगर डाल देंगे तो जितनी भी बैक्टीरिया रहेगा, जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेगा, वो मारा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ओजोनाइजेशन। फोर्थ है ओजोनाइजेशन। यहाँ ओजोन से भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बैक्टीरिया को मार सकते हैं। तो बैक्टीरिया को ओजोन से मारने की का जो प्रोसेस होता है उसको ओजोनाइजेशन कहेंगे। और नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे एडिशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के अंदर भी एडिशन ऑफ CuSO4। तो कॉपर सल्फेट के अंदर भी ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो बैक्टीरिया को किल कर देती है। इसीलिए पहले के समय में लोग क्या करते थे, और अब तो नहीं करते हैं, लोग तांबे के लोटे में पानी पीते हैं। तांबे के लोटे में पानी भर करके रात भर रख देते हैं, सुबह पीते हैं, तो वो प्यूरिफाई होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है कि बैक्टीरिया उसके अंदर मर जाती है। पहले के समय में लोग क्या करते, जब तांबे के सिक्के चलते थे तो लोग जो है कि गंगा जी में डाल देते थे, तो वो पानी अपने आप उन तांबे के सिक्कों के थ्रू जो है कि प्यूरिफाई हो जाता था, ठीक है। अब नहीं प्यूरिफाई होता है क्योंकि अब लोहे के सिक्के डाल देते हैं, तो वो बैक्टीरिया मरने की जगह बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे, ठीक है। कोई बताता नहीं था, लेकिन बस इतना तो जानते थे। देखो साइंस हमारा बहुत पुराना है, साइंस हमारा कोई नया नहीं है। साइंस हमारा वैदिक काल से चला आ रहा है। न्यूटन्स के लॉ को तुम देखोगे तो बहुत जगह वैदिक के काल के अगर ग्रंथों को पढ़ोगे, जैसे कि अगर हमारा ऋग्वेद है, साम वेद है, अथर्ववेद है, इन वेदों को पढ़ोगे तो तुम्हें सारी साइंस जो आज चल रहे हैं वो तुम्हें दिखाई देंगे। और ये नहीं है कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसको पढ़ा नहीं है। और आज भी जो ये ऋग्वेद और अथर्ववेद, सामवेद जो हमारे हैं, ये आज भी नासा में रखा हुआ है। क्योंकि उस समय में जो जिस तरह के ये लोग हथियार बनाते थे, जिसको बार बार यूज करते थे, तो वो किस प्रोसेस पे काम करते थे, उन सारी चीजों को वो पढ़ते हैं। और फिजिक्स के बहुत सारे नियम, केमिस्ट्री के बहुत सारे नियम, ये सब चीजें वहां पे मिलती हैं अभी भी, ठीक है। तो वो तो नेचुरल साइंस वो जानते थे वो, ठीक है। तो ये मेथड इसको नोट कर लो सब कोई। नोट कर लिया हो तो फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम आते हैं हैवी वाटर पे। हैवी वाटर, इसको हैवी वाटर क्यों कहते हैं? हैवी वाटर, इसको हैवी वाटर, इसका फार्मूला होता है D2O। ये ड्यूटीरियम ऑक्साइड होता है। हम लोग एक बार थोड़ा सा चीज एक बता देते हैं कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स पीछे हमने पढ़ा दिया है, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो थोड़ा सा यहाँ पे बता देते हैं। हाइड्रोजन, एक तो हमारा है प्रोटियम। प्रोटियम, इसको सिंबल इसका लिखा जाता है 1H1। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक ही है, प्रोटॉन एक ही है, और न्यूट्रॉन नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है कि हमारा दूसरा है ड्यूटीरियम। ड्यूटीरियम में क्या है, 1S2 है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन 1 है, प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन 1 है। और तीसरा है ट्राइटियम। ट्राइटियम को हम दिखाते हैं 1S3 से। इसमें इलेक्ट्रॉन 1 है, प्रोटॉन 1 है, और न्यूट्रॉन जो है कि 2 है, ठीक है। अब ये थोड़ा रेडियो एक्टिव नेचर के हो जाते हैं, रेडियो एक्टिव नेचर के। तो इसको हैवी वाटर इसलिए किया कहा जाता है क्योंकि जो वाटर के फार्मूले में जो प्रोटियम है, जो हाइड्रोजन है, उससे ये थोड़ा इसका ये हैवी है,
ठीक है। इसको सबसे पहले, ये हैवी वाटर, इसको हम इरेज करते हैं। सबसे पहले हैवी वाटर को यूज किसने किया था या डिस्कवर किसने किया था? यूरे ने। फर्स्ट इट वाज डिस्कवर्ड बाय, इट वाज डिस्कवर्ड बाय यूरे। यूरे ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी। अब इसको खोजने में इतनी प्रॉब्लम है, इसका जो ये ड्यूटेरियम जो बनाया जाता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी कि ये हैवी वाटर बनाया जाता है, तो ये वाटर को ही कई बार जो है कि इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय, इट इज प्रिपेयर्ड बाय एग्जॉस्टिव electrolysis of ordinary water। एग्जॉस्टिव का मतलब हो गया कि बहुत, एग्जॉस्टिव का मतलब कि इतनी बार उसी वाटर को इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है कि वो हमारा जो सिंपल हाइड्रोजन है वो हैवी हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। इतना ज्यादा बार इसको किया जाता है, इसलिए जो हैवी वाटर होता है वो बहुत बहुत महंगा होता है। इसका यूज जो है न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है मॉडरेटर के फॉर्म में। ये न्यूट्रॉन के मोशन को स्लो कर देता है। तो मोशन को जब स्लो कर देता है तो कंट्रोल वे में एनर्जी निकलती है और उस एनर्जी का यूज हम इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में कर सकते हैं। तो ये मॉडरेटर का काम करता है। मॉडरेटर क्या होता है? जो कि न्यूट्रॉन की स्पीड, हाँ हैवी वाटर कहते हैं। ये मॉडरेटर का काम ये करता है कि वो फ्लो ऑफ जो न्यूट्रॉन है जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट से बहुत तेजी से होता है उसको स्लो कर देता है, जिससे कि एनर्जी जो होती है वो एनर्जी एक माइनर से फ्लो करती है और उसको हम यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो इसलिए इसका हैवी वाटर का यूज जो होता है वो न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है। और इतनी जो है कि बार वाटर को, ऑर्डिनरी वाटर को इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है, इसलिए ये बहुत महंगा होता है। पहले इंडिया में ये बनता नहीं था, तो न्यूक्लियर रिएक्टर को चलाने के लिए हमें अमेरिका से पानी लेना पड़ता था। ठीक है, हैवी वाटर। फिर बाद में धीरे धीरे इंडिया ने भी टेक्नोलॉजी ऐसी डेवलप कर दी कि वाटर ये अपना वो बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, इसको नोट कर लो तुम लोग। ये भी, इसमें ये देखा जाए तो ये भी इट इज आल्सो टेस्टलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस, ऑर्डरलेस, पी सकते हैं क्या इसको? कलर नहीं नहीं नहीं, अरे बाप रे, कलरलेस होता है। ठीक है, पी नहीं सकते इसको, कलरलेस होता है। अब तो फिर टेस्टलेस कैसे पता चला? भाई देखो, वाटर का टेस्ट पाए हो तुम, जो आज पानी पी के बैठे हो तुम, उस पानी का तुम्हें स्वाद पता है? नहीं सर, लेकिन अगर ये हैवी वाटर है इसका मतलब बताया कि टेस्टलेस होता है सर, तो फिर किसी ने टेस्ट किया होगा। अरे तुम भी टेस्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि जीभ पे रखते ही मर जाओगे तुम, ऐसी बात नहीं है। टेस्टलेस को अगर किसी ने टेस्ट किया तभी तो पता लगेगा, अदरवाइज साइनाइड को किसी ने टेस्ट करके क्यों नहीं बताया है? क्योंकि उसका कुछ ना कुछ टेस्ट होगा, और टेस्ट लेने के चक्कर में कई लोग चले गए मगर बता नहीं पाए। ठीक है, तो इसका टेस्ट तो लिया गया है, इसीलिए पता लगा कि ये टेस्टलेस, ऑर्डरलेस, कलरलेस जो है कि लिक्विड है ये। ठीक है, चलो इसको नोट कर लिया। तो थोड़ा इसका रिएक्शन देख लेते हैं, केमिकल रिएक्शन ऑफ हैवी वाटर। चलो नेक्स्ट, अब केमिकल रिएक्शन ऑफ
केमिकल रिएक्शंस सर एक बार मॉडरेटर बता दीजिए सर, आप मॉडरेटर अभी अभी फिर से बताते हैं ऑफ D2O। ठीक है, देखो D2O का केमिकल रिएक्शन वैसे ही होता है जैसे वाटर का होता है, सेम उसी तरह से रिएक्शन होता है जैसे वाटर रिएक्शन करता है। अगर हम D2O को मेटल के साथ रिएक्शन कराएं, मेटल के साथ Na, जैसे ये सोडियम है, ठीक है, अगर हम सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं Na के साथ, तो यहां से NaOH बन जाता है और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो हम इसको बैलेंस करना होगा। हम अनबैलेंस इक्वेशन लिख रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और इसको अगर हम सर NaOH कैसे बना सर, ये तो D2 है। अरे सॉरी NOD बन जाएगा, जहां यहाँ पे H2 हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के रूप अगर मान लो हम इसको हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो जो प्रोडक्ट वहां बनता है NaOH प्लस H2 बनता है, वही प्रोडक्ट यहाँ भी बनेगा। ठीक है, कहने का मतलब वही है कि जो वाटर रिएक्शन देता है वही रिएक्शन ये भी देता है। SO2 से अगर रिएक्शन करा देंगे तो यहाँ पे D2SO3 बन जाएगा ये। ठीक है, अगर SO3 से रिएक्शन कराएंगे SO3 से तो यहाँ पे D2SO4 बन जाएगा। ठीक है, एल्यूमिनियम कार्बाइड से अगर रिएक्शन कराएंगे Al4C3 से अगर रिएक्शन कराएंगे एल्यूमिनियम कार्बाइड से, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की तरह से मिलेगा। यहाँ पे H की जगह पे D होगा और प्लस इसके अंदर जो है 3D4 होगा। जैसे अगर यहाँ पे वाटर होता है तो CH4 बनता है, तो CH4 की जगह पे CD4 बन गया। सब कुछ वैसा ही है, बस H की जगह पे इमेजिन कर लो कि H की जगह पे यहाँ पे क्या है। ऐसे ही अगर हम कैल्शियम फास्फाइड से रिएक्शन कराते हैं Ca3T2 से, ठीक है, तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के स्थान पे बन जाएगा कैल्शियम। ओके, यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस कर लेंगे, रिएक्शन बैलेंस हमने नहीं किया है। यहाँ पे PD3 बन जाएगा, और अगर ये हाइड्रोजन होता है तो फास्फीन इसको बोलते हैं। अगर हाइड्रोजन होता है तो इसको फास्फीन बोलते हैं, लेकिन ये हाइड्रोजन नहीं है तो हम यहाँ पे ये ड्यूटेरियम है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए हमने कोई नाम नहीं दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जो है कि रिएक्शन, सारा रिएक्शन नोट कर लो। अब इसके बाद यूजेज आते हैं। देखो यहाँ पे लास्ट में रिएक्शन ये है कि कैल्शियम कैल्शियम फास्फाइड है, ये कैल्शियम कैल्शियम फास्फाइड फॉस्फाइड। अब ये कैल्शियम फास्फाइड के साथ जब रिएक्शन करेंगे, अगर सपोज करो कि ये होता है हमारा C3P2 का अगर रिएक्शन वाटर के साथ करते तो यहाँ पे COH होल ट्वाइस बन जाता और प्लस PH3 बन जाता, फॉस्फीन इसको कहते हैं। तो जहां जहां H है वहां पे D आ गया है, बस जहां जहां H है रिएक्शन सारे वाटर वाले ही हैं, बस फर्क यही है कि जहां पे H है वहां पे D आ गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम आते हैं, इसको इरेज करते हैं। नोट कर लिया होगा, एक स्क्रीनशॉट वगैरह अगर ले सकते हो पॉसिबल है तो ले लो। अब इसको हम इरेज करते हैं, हम यूज पे आते हैं। हैवी वाटर का बस दो ही यूज है, केवल दो यूज है। यूजेस ऑफ D2O, पहला है
in nuclear reactor it is used as moderator. मॉडरेटर क्या होता है? मॉडरेटर जो होता है इट स्लो डाउन द motion of neutron during nuclear fission. ठीक है। मॉडरेटर, अब देखो जैसे हम बता रहे हैं कैसे क्या होता है, जैसे एक बड़ी सी स्टील होती है। न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में हमें लगता है कि 10th में कहीं ना कहीं था, क्या याद नहीं आ रहा है। इसमें यहाँ बीच बीच में ये जो होता है रेडियो एक्टिव मेटल का रॉड लगा होता है, ठीक है, और यहाँ पे बीच बीच में बोरॉन की रॉड लगी होती है। अब बोरॉन की जगह पे हैवी वाटर यूज किया जा रहा है। अब जो ये न्यूट्रॉन निकलेगा, देखो हम बता रहे हैं यहाँ बीच बीच में क्या होता है कि न्यूक्लियर जो यूरेनियम है, थोरियम है या प्लूटोनियम है, उसकी रॉड लगी होती है। अब जैसे ही एक रॉड से न्यूट्रॉन निकलता है तो वो न्यूट्रॉन अगली रॉड पे जाएगा। जैसे कि सपोज करो कि यहां से न्यूट्रॉन निकला तो इसके ऊपर गया। अब ये जाते ही एक जो है न्यूट्रॉन 3 न्यूट्रॉन को एक्साइट कर देगा। अब वो 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे तो 3 तरीके 9 न्यूट्रॉनों को एक्साइट कर देंगे। इससे होगा कि जितना ज्यादा न्यूट्रॉन निकलेगा उतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी, और वो एनर्जी इतनी अनकंट्रोल्ड हो जाती है कि विस्फोट हो सकता है, एक्सप्लोजन हो सकता है। तो इसलिए जो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होता है बहुत ही डेंजरस होता है। जो एटॉमिक बम होते हैं वो एटॉमिक बम क्या होते हैं, न्यूक्लियर फिशन पे डिपेंडेंट होते हैं। वहां पे लॉट ऑफ एनर्जी निकलती है, इतनी अनकंट्रोल्ड एनर्जी निकलती है कि बॉडी के अंदर के जीनोम को भी चेंज कर देते हैं, यानी डीएनए आरएनए को भी चेंज कर देते हैं। इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो ऐसे केस में जो है कि ये जो ज्यादा एनर्जी है, साइंटिस्टों ने सोचा कि ये जो एनर्जी इतनी ज्यादा निकल रही है, क्यों ना इस एनर्जी को हम रेगुलराइज कर दें, इस तरह से यूज करें कि उसका प्रोडक्शन कुछ कर सके, प्रोडक्शन में ले लें। तो उन्होंने क्या किया कि जो यूरेनियम की रॉड है या प्लूटोनियम की रॉड है, कोई भी रॉड, ये रेडियो एक्टिव होते हैं। तो उन रेडियो एक्टिव से निकलने वाले न्यूट्रॉन को देखा कि वो बहुत स्पीड में निकलते हैं। जब एक बार एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट से एक न्यूट्रॉन निकलता है तो वो अगले एटम से 3 न्यूट्रॉन निकलना शुरू कर देता है। तो ऐसे करते करते न्यूमरस न्यूट्रॉन निकलते हैं और न्यूमरस एनर्जी निकलती है। तो साइंटिस्टों ने क्या किया कि जो न्यूट्रॉन निकल रहे हैं उन न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया कि अगर एक ने 3 को निकाला तो 2 को एब्जॉर्ब कर लिए, एक बचा। तो अब वो एक बचेगा तो अगले जाकर के 3 को निकालेगा तो बाकी आगे जाकर के 2 को एब्जॉर्ब कर लेंगे, फिर एक बचेगा। तो ऐसे करते करते क्या हो जाएगा कि न्यूट्रॉन एक सिस्टम से चलेगा, और जब एक सिस्टम से चलेगा तो एक सीमित अमाउंट में एनर्जी निकलेगी और उस एनर्जी का यूज हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्या होता था कि यहाँ पे हम बोरॉन की रॉड यूज करते थे। अब हम बोरॉन की रॉड की जगह पे हम बीपीओ का यूज करते हैं। तो जो ये एनर्जी निकलती है तो इसके अंदर लिक्विड सोडियम भरा रहता है। यहाँ पे लिक्विड सोडियम भरा रहता है। अब ये लिक्विड सोडियम जो है, ये लिक्विड सोडियम जा करके आगे एक कंटेनर होता है जिसके अंदर पानी भरा होता है, वाटर भरा होता है। ये वाटर से स्टीम बनाता है।
ठीक है। इतनी ज्यादा एनर्जी आती है, ये लिक्विड सोडियम जो है इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि वो कंटेनर के पानी का टेम्परेचर जो है कई हजार डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देता है। और इतनी तेज स्टीम बनना शुरू होती है कि वो स्टीम जब निकल करके टरबाइन पे गिरती है तो टरबाइन चलना शुरू होता है और बिजली जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। और इस तरह से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। तो ऐसे जो है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया जाता है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? एक बार न्यूक्लियर रिएक्टर जो 10th का दिया हुआ है फिर से इसको पढ़ लेना तो समझ में आ जाएगा। तो एक तो इसका यूज हो गया यहाँ पे मॉडरेटर के फॉर्म में। और मॉडरेटर क्या करता है? हाँ, मोशन को, न्यूट्रॉन के मोशन को स्लो डाउन कर देता है। हाँ सर, तो फिर तो न्यूक्लियर बॉम्ब्स में मॉडरेटर की कोई जरूरत ही नहीं है हमको। नहीं, न्यूक्लियर बम, अरे न्यूक्लियर बम तो हम एक्सप्लोजन के लिए भेज ही रहे हैं, हमें वहां मॉडरेटर की क्या जरूरत है? वो तो जा करके इतना वास्ट, जितने भी अगर एक एटम भी बचा होगा उस न्यूक्लियर बम का या वो रेडियो एक्टिव मेटल का, उसको भी डिस्ट्रॉय कर देगा वो। इसीलिए ये जो प्रोसेस, एक बार जब कहीं भी न्यूक्लियर बम एक्सप्लोड कर जाते हैं तो वो कई वर्षों तक प्रोसेस चलता रहता है और बहुत ज्यादा केमिकल फिजिकल चेंजेस करते रहते हैं। जैसे हिरोशिमा पे नागासाकी पे जो हुआ, जो बम पटके गए, गिराए गए, वो उन्होंने कई सालों तक जो है कि वहां पे डिस्ट्रक्शन किया जो है कि लोग लंगड़े लूले ऐसे पैदा होते रहे, भाई कई वर्षों तक उनके जीन में चेंजेस होते गए। और आज भी वो चेंजेस इस तरह के वास्ट चेंजेस हो गए हैं कि उनका माइंड ही पूरा चेंज हो गया है। ठीक है। तो ये बहुत खतरनाक होता है। और एक बार ऐसा नहीं है कि आज कहीं हम किसी से लड़ाई कर रहे हैं, ये एटॉमिक बम पटक दिए और आज पूरी वहां की आबादी खत्म हो गई तो काम खत्म हो गया। वो प्रोसेस चलता रहता है। ये जहाँ रिएक्टर बनाए जाते हैं वो एरिया बड़ी खतरनाक होती है। वहां पे जो है कि कई 100 किलोमीटर तक लोगों को जाना आना एकदम मना होता है कि क्योंकि कभी भी लीकेज अगर हो गया तो कभी भी जो है कि नुकसान हो सकता है। ऐसे ही रूस में एक चर्नेबल करके न्यूक्लियर रिएक्टर है, वहां से लीकेज हो गई थी। उस लीकेज के कारण बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ। ठीक है। दूसरा इसका यूज क्या होता है? दूसरा ये होता है कि किसी भी रिएक्शन का अगर मैकेनिज्म यूज पता करना है तो ऐसे ट्रेसर इसको यूज किया जाता है, एज ए ट्रेसर कंपाउंड, एज ए ट्रेसर, ट्रेसर कंपाउंड, कंपाउंड to know the mechanism of reaction of reaction। किसी भी केमिकल रिएक्शन, ज्यादातर ऑर्गेनिक जो रिएक्शंस होते हैं वो रिएक्शन किस तरह से होते हैं, उस रिएक्शन को जो है कि उस रिएक्शन को पता करने के लिए। सर, आपका वीडियो बंद हो गया। हाँ हाँ, किसी ने कर दिया है, किसी ने रिकॉर्डिंग बंद की है अभी। तुम रिकॉर्डिंग ऑन कर दो, देख लो। अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे, ध्यान से देखो पहले यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका जो है कि ट्रेसर सर, कम। वीडियो बंद कर दिया सर, आपका दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, एक मिनट। तो ये जो यहाँ पे एज ए ट्रेस कंपाउंड के रूप में इसको यूज किया जाता है और ये रिएक्शन मैकेनिज्म पता करने के लिए इसका ज्यादातर यूज होता है। ठीक है। तो ये हमारा हो गया हैवी वाटर का यूज, किस तरह से इस वाटर को यूज किया जाता है। और हम लोग इसके बारे में बस इसके यूजेस दो ही है, एक तो मॉडरेटर के रूप में और एक जो है कि ट्रेस कंपाउंड के रूप में, जो कि पता कर लेता है कि कौन सा रिएक्शन कैसे हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही।